नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी क्षेत्र न्यूज, खबर फर्रुखाबाद की दुनिया तक। तो आज हम आए हैं मोहल्ला नौलखा में और एक यहाँ पर बहुत ही बड़ी विभूति, बहुत ही बड़ी शान, बहुत ही बड़ी शौकत, बहुत ही बड़ी एक मानवता के प्रतीक हमारे भाई आदित्य प्रताप सिंह, जो कि अखिल भारतीय शाक्य महासभा के जिला उपाध्यक्ष हैं फर्रुखाबाद के। तो उन्हीं से चर्चा करने हम आए हैं और हमारे स्टूडियो में बैठे हैं आदित्य प्रताप सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। जो मेन टॉपिक है, जो मेन वजह है हमारे देश में और हमारे खासकर हमारे फर्रुखाबाद में एक विषय चल रहा है बेरोजगारी। तो आइए बेरोजगारी के ऊपर हम थोड़ा सी बात करते हैं अपने भाई अजय प्रताप सिंह जी से। तो अजय प्रताप जी, बताइए आप बेरोजगारी के कारण क्या है, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। नमस्कार इरशाद अली जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अजय प्रताप सिंह मेरा नाम नहीं है, आदित्य प्रताप सिंह है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बेरोजगारी की बात करें फर्रुखाबाद में, तो केवल फर्रुखाबाद में अगर केवल हम बेरोजगारी की बात करें तो केवल फर्रुखाबाद ही इसके जिम्मेदार नहीं है। इसमें जो है हमारा पूरा लोकतंत्र, इंडियन डेमोक्रेसी जो है और यहाँ के राजनेता, वो सारा सिस्टम ही हमारा बेरोजगारी का जिम्मेदार है। और अगर आप कहते हैं कि केवल फर्रुखाबाद में बेरोजगारी कैसे है, क्यों है, ये समस्या केवल फर्रुखाबाद की नहीं, ऑल ओवर पूरे देश की है। तो इस समस्या के निदान के लिए तो बहुत कुछ हमें प्रयास करने चाहिए और करने होंगे, तभी ये दूर होगी। लेकिन इससे पहले मैं आप बताना चाहूँगा कि बेरोजगारी जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या रही है। जी। अगर आप अर्थशास्त्र, जो आज एक सब्जेक्ट भी है हमारे कक्षा 10 से लेके, यानी जब से हम पढ़ाई करते हैं, तो इसमें जो है कि हमारी एक इकोनॉमी की व्यवस्था है। इकोनॉमिक व्यवस्था जो है उसमें जो आज बदलाव आए हैं। अभी तक आपने देखा होगा, जब हमारा सन 1945 15 अगस्त सन 1945 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। तो उसमें जो डिफरेंस रहा, उतने दिन तक जो हमारे स्वतंत्र भारत के जो एक वायसराय थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, उस समय कोई भी हमारे यहाँ ना बेरोजगारी की बात की गई, ना हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय भर्ती हुआ था और ना ही हमारे यहाँ जो है खाद्यान्न की बारे में सोचा। केवल उनको एक चार्ज दिया गया जिस पर केवल ये देखा गया था कि जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक जो है हम लोग इनको जो है यहाँ का वायसराय नियुक्त करते हैं। उससे पहले जो लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय रहे थे, उसके बाद ही तो लास्ट इंडियन वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी रहे थे, उनको बनाया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान बना और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे और पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे। तो उन्होंने उस समय जो जटिल समस्याएं थी, आज इतनी जटिल समस्याएं हमारे देश में नहीं है। उस समय बेरोजगारी की जो समस्याएं थी, वो आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्याएं नहीं, क्योंकि उस समय हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन थी, इतनी समस्याएं थी कि हर आदमी एक समय खाना खाता था। अगर उसने सुबह खाना खा लिया, शाम को उसको नसीब नहीं हो। चलिए जरा थोड़ा सा वक्त की गरिमा को समझिए आदित्य प्रताप सिंह जी। बेरोजगारी का निवारण आपकी नजर में निवारण कैसे हो सकता है, इस पर थोड़ा प्रकाश। बेरोजगारी के निवारण का मुख्य मकसद केवल एक ही है, शिक्षा और शिक्षा पद्धति को अगर हम चेंज करते हैं तो शायद हम बेरोजगारी के निवारण से निजात पा सकते हैं। अच्छा, आपकी नजर में बेरोजगारी में राजनीतिक हस्तक्षेप कितने हैं? बहुत अच्छी बात आप राजनीतिक हस्तक्षेप पे थोड़ी सी बात करिए कि मतलब बेरोजगारी में राजनीतिक हस्तक्षेप किसके हैं और कौन सी पार्टियां ज्यादातर अग्रसर है इस बेरोजगारी के लिए? देखो, राजनीतिक हस्तक्षेप की बात आपको बताएं तो राजनीति में एक ही है, जो बहुत विद्वानों में कहा है कि राज्य सदैव मूर्खों को किया जा सकता है, विद्वानों को नहीं किया जा सकता। और मूर्ख जब तक हिंदुस्तान की या पूरे विश्व की जनता रहेगी तभी तक हम राज कर सकते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान या किसी भी देश की जनता विद्वान हो जाएगी, उस दिन राज करना आप बंद कर। और इनका राजनीतिक हस्तक्षेप यह है कि जब तक हम इनको मूर्ख बना के रखेंगे, इनकी नर्सरी यानी कि हम शैक्षिक रूप से इनको कमजोर रखेंगे, तब तक हम इन पर राज करते रहेंगे।
अगर हम शैक्षिक हो गए, इन्हें शिक्षा ऐसी दो जिस तरीके से किसी तरीके से आगे न बढ़ पाए जी। इनका शैक्षिक इस तरीके से इनका बदल दो जो केवल छोटा बड़ा के अलावा कोई टेक्निकल शिक्षा न सीख पाए। सबसे बड़ा इनका मूलभूत सिद्धांत एक ही है कि इनको मूर्ख बना के रखना, और जितने दिन तक आप मूर्ख बना के रखेंगे उतने दिन तक राज कर सकते हैं जी। और यही इनका राजनीतिक हस्तक्षेप है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बताएं, उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, जैसे इन्होंने अभी सर्व शिक्षा अभियान एक इन्होंने वो अपना एक लागू किया है केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने जी। तो आपने देखा है कि यहाँ बहुजन बहुत तादाद में है। हाँ। और अल्पजन 15% है और बहुजन 85%। 85% पर आपने देखा है 15% राज कर रहा है जी। रीजन क्या है इसका, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा। हाँ। क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनका 15% लोगों का एक ही मकसद है कि इनको केवल मूर्ख बनाओ, और जब तक आप मूर्ख बनाते रहेंगे तब तक लंबे समय तक राज करते रहेंगे। अगर मूर्ख नहीं, जिस दिन मूर्ख बनना बंद कर दिया उस दिन राज करना बंद कर दिया। चलिए, बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि देश में शिक्षा स्तर बढ़ावा होना चाहिए। थोड़ा एक सवाल और था, वर्तमान सरकार की बेरोजगारी में क्या भागीदारी है और कितनी जिम्मेदारी, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल, आपने देखा होगा जिस समय देश आजाद हुआ था उसके बाद बम्पर भर्तियां निकली थी जी। उसमें पैसे की भी कमी थी सरकार में जी। सरकार पर बहुत सारी समस्याएं थी। हिंदुस्तान के कई युद्ध भी उस समय लड़े थे, तुरंत आजाद हुआ तुरंत उसने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, उसके बाद चाइना से युद्ध हुआ, सारी समस्याएं रही। लेकिन उस समय उन्होंने रेलवे में भर्ती की थी, उस समय शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने भर्ती की थी, उस समय उन्होंने राजस्व विभाग में भी भर्ती की थी, उस समय आबकारी विभाग में भर्ती की थी, उस समय IAS PCS सब कुछ हर जगह उन्होंने हर डिपार्टमेंट किए थे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें अपनी प्रशासनिक और शासनिक दोनों तरीके से हिंदुस्तान को एक जो है बैलेंस बना के रखना और एक राष्ट्र को चलाना है। अब आज सब कुछ हो जाने के बाद आज ना तो हमारे पास पैसे की कमी है, ना हमारा किसी से युद्ध हो रहा है, और ना हमारे यहाँ की जनता अशिक्षित है, और ना हमारे यहाँ किसी तरीके की आर्थिक व्यवस्था हमारी चरमरा रही है। और दूसरी चीज कि ये जो है कृषि क्षेत्र में बात करते हैं तो कृषि उत्पादन भी हमारा अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन इनकी एक मुख्य बात है कि कृषि उत्पादन अच्छा तो हो रहा है लेकिन उसकी मूल्य अच्छा मूल्य नहीं दे पा रहे हैं। ये इनकी समस्या है और कोई समस्या नहीं है। तो इस पर इन्होंने बहुत सारे जो है किसानों को इन्होंने, जबकि इन्होंने मालूम होना चाहिए कि 85% लगभग 80-85% हिंदुस्तान की आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और ग्रामीण क्षेत्र ही जी हमारे देश की जड़ है, रीढ़ है, हड्डी है, उसको यार निगलेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एक सरकारी कर्मचारी जिसकी सैलरी कभी कुछ हुआ करती थी, या 7वां 6वां वेतन आयोग जब से लागू हुआ लगभग 125 से लेके और 200% तक उसकी वेतन वृद्धि हुई है। किसानों का अनाज आपने देखा होगा आज से 20 साल पहले 500 रुपए कुंटल 400 रुपए कुंटल बिक रहा था, अब आज जो है आपका जो है केवल 2000 रुपए तक पहुंचा, वो भी आज इतनी बेरोजगार 1500-1400 रुपए गेहूं खरीद रहे हैं। ये सब सिस्टम सब गड़बड़ है। तो जैसे कि हमारे राष्ट्रीय चैनल हैं और मीडिया है वो वर्तमान सरकार के गुणगान कर रही है और पूरा देश हमारा धीरे धीरे निजीकरण की तरफ जा रहा है, तो ये निजीकरण जो हो रहा है ये हमारे देश हित में रहेगा या देश के अहित में रहेगा, थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। अब एक चीज आपने निजीकरण बहुत अच्छा टॉपिक है। हम अपनी माँ को ठेके पे देते हैं जी, तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? ठेकेदार से पैदा होंगे कि अपने बाप से पैदा होंगे? इसको थोड़ा संक्षेप में जो हमारे दर्शक ये है कि हमारे हिंदुस्तान का हर विभाग हमारे संविधान से एक टच में है और संवैधानिक तरीके से काम कर रहा है। हमारा अगर मान लो शैक्षिक विभाग हम शिक्षा के स्तर को अपने ठेके पे दे दें तो एक ठेकेदार हमारे यहाँ संविदा की भर्ती करेगा, आउटसोर्सिंग संविदा की भर्ती करेगा। जो शिक्षा पे ठेके पे ही तो देना हुआ, वो अपनी मनमर्जी से अपने बच्चे को हमारे यहाँ एम्प्लॉय भर्ती करेगा, पैसे लेके भर्ती करेगा। किसी 1 लाख ले लिए, किसी 2 लाख ले लिए, वहां पे पढ़ने वाले बच्चे क्या अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे जी। और हमारे यहाँ के हर विभाग को ठेके पे देना का मतलब हमारे भारत माँ को ठेके पे देना, अपनी माँ को ठेके पे देना, और उनसे संतानें जो पैदा होंगी वो ठेके पैदा होंगी, ना कि हिंदुस्तान के हित में वो काम करेंगी, ना हमारे समाज के हित में बात काम करेंगी, ना हमारे शैक्षिक स्तर में किसी विकास, ना हमारे ग्रह में अच्छा काम करेंगे, किसी भी तरह ना हमारे राष्ट्र हित में काम अच्छा करेंगे, जो ठेके की संतानें पैदा होंगी। इन्होंने केवल यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी भारत माँ को ही ठेके पे देने का काम कर दिया।
निजीकरण देने करने का। चलिए, हमारे भाई आदित्य प्रताप सिंह जी से जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बहुत सारे टिप्स दिए। एक ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं और ये इतने विचलित हो गए वर्तमान सरकार की कार्य प्रणाली को देख के कि मतलब एक आक्रोशित इनका व्यवहार होता जा रहा है। तो हम अपनी जो डिबेट है, हमारी जो बातचीत है, हम इसे यहीं पे विराम देते हैं और हम आपसे फिर निवेदन करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी क्षेत्र न्यूज। फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में, किसी और समस्या को लेकर, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, कैमरामैन हारून के साथ। जय हिंद।